Hello friends and welcome to the video lecture on asthma. This video is part 2 of drug for asthma. I hope you guys are all well. So quickly take out your notebooks and write the heading pharmacology of drug for asthma. तो पार्ट 1 में हम लोगों ने ये देख लिया था कि मास्ट सेल पे एंटीबॉडी अटैच हो गई थी और एंटीबॉडी से सेकेंड टाइम जब कभी भी एंटीजन बाइंड करता है तो मास्ट सेल बस्ट हो जाती है, डीग्रेनुलेशन हो जाता है। ठीक है, और उसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारे मीडिएटर्स रिलीज होते हैं और उसमें भी स्पेशली कौन सा मीडिएटर, लिकोट्रीन। ठीक है, तो ये जो लिकोट्रीन मीडिएटर है ये हमारे स्मूथ मसल से, जो कि ट्रेकिया और ब्रोंकाई के जो स्मूथ मसल्स हैं, ब्रोंकियोल के जो स्मूथ मसल्स हैं, उन पे जाकर ये बाइंड होता है लिकोट्रीन। और जब ये बाइंड होता है तो क्या होता है, ट्रेकिया और ब्रोंकाई के स्मूथ मसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं लिकोट्रीन। तो हम लोगों ने ये देख लिया। आज हम लोगों को ये देखना है कि कौन सी ड्रग्स हम यूज कर सकते हैं प्रिवेंशन के लिए, मतलब कि जो एज्मा है जिन भी पेशेंट को, उनमें एज्मा अटैक को प्रिवेंट करने के लिए हम कौन सी ड्रग यूज करते हैं या कर सकते हैं। और अगर ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है तो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन को ट्रीट कैसे करें, उसका ट्रीटमेंट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो दोनों चीजें हम लोग कर सकते हैं, या तो प्रिवेंट कर लें, एज्मा अटैक आने ही ना दें। ठीक है, और अगर आ गया है तो फिर उसको कैसे हमें ट्रीट करना है, उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है, तो ये दोनों चीजें जो हम लोग देखेंगे। तो अगर आप लोगों ने फर्स्ट वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाइए और जाकर देखिए। तो ये जो सेकंड पार्ट है ये आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, बहुत इजीली आपको समझ आ जाएगा, आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो और जिन्हें आता है बहुत अच्छी बात है। तो हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में ये देख लिया था सबसे पहले कि जो मास्ट सेल है, मास्ट सेल पे रिसेप्टर हैं और इन रिसेप्टर से जो आईजीई एंटीबॉडी है, ये आईजीई एंटीबॉडी आकर बाइंड कर जाती है। ठीक है, बाइंड हो जाती है और फिर जो भी एंटीजन ये जिसके लिए ये एंटीबॉडी बनी है, ये एंटीजन सेकेंड टाइम कभी भी सेकेंड टाइम हमारी बॉडी में एंटर होगा तो ये एंटीजन जाके हमारे इस एंटीबॉडी से डायरेक्टली बाइंड हो जाएगा, एंटीबॉडी उसको अपने साथ बाइंड कर लेगी और बाइंड करने के बाद एंटीबॉडी सिग्नल भेजेगी मास्ट सेल को, मास्ट सेल में कैल्शियम इन्फ्लक्स स्टार्ट हो जाएगा, कैल्शियम इन्फ्लक्स स्टार्ट हो जाएगा अक्रॉस द मेम्ब्रेन। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि इसके अंदर ग्रेन्यूल्स होते हैं मास्ट सेल के अंदर। ठीक, ये जो मास्ट सेल है वो बस्ट हो जाएगी, डीग्रेनुलेशन हो जाएगा, और जब डीग्रेनुलेशन होगा तो इसके अंदर से बहुत सारे मीडिएटर्स रिलीज होंगे। वो मीडिएटर्स बहुत सारे हमने फर्स्ट वीडियो में बताया था, आपको बात करी थी, बहुत सारे मीडिएटर्स रिलीज होते हैं डिफरेंट टाइप्स के। इसमें से जो सबसे मेन है वो है लिकोट्रीन। क्यों? क्योंकि यही लिकोट्रीन जो है ये ही जाकर हमारे जो स्मूथ मसल्स हैं, जो कि थर्ड लेयर है, थर्ड लेयर में लिकोट्रीन के रिसेप्टर होते हैं, ये अपने रिसेप्टर से बाइंड करता है और जब ये बाइंड होता है तो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। ठीक है, तो ये मेन रिलीज होगा इसमें से, और जब ये रिलीज होगा तो ये जाकर बाइंड होगा रिसेप्टर से। ठीक है, कौन सा रिसेप्टर है, एलटी रिसेप्टर से सेल्टरी रिसेप्टर, तो इस रिसेप्टर से ये जाकर बाइंड होगा। ठीक है, जाकर, और जब ये बाइंड होगा तो क्या होगा, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन। ठीक, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ये तो इजी है, तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा जब ये लिकोट्रीन अपने रिसेप्टर से बाइंड होगा। ठीक है, अब इसको ठीक करना है बस, और कुछ नहीं करना है। अगर हमें एज्मा के लिए एज्मा को प्रिवेंट करना हो या एज्मा का ट्रीटमेंट करना हो तो बस हमको ये बात को ध्यान में रखनी है और इसी पे काम करके हम लोग इसको ठीक कर लेंगे। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये जो एंटीबॉडी है IgE,
ठीक है, ये एंटीबॉडी है, आईजी एंटीबॉडी, और ये एंटीजन। इन दोनों के बीच की जो रिएक्शन है उसे ना होने दें। आसान है। क्या क्या मतलब कहने का है कि एंटीजन और एंटीबॉडी इन दोनों के बीच के रिएक्शन को हम लोग रोक लें, इन दोनों के बीच में रिएक्शन ना होने दें, इनको एंटीजन को बाइंड ना होने दें, तो ये सिग्नल नहीं भेज पाएगा मास्ट सेल को। मास्ट सेल को सिग्नल नहीं भेजेगा तो मास्ट सेल में डीग्रैनुलेशन नहीं होगा, डीग्रैनुलेशन नहीं होगा, लिकोट्रिन रिलीज नहीं होगा, बाइंड नहीं होगा, ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन नहीं होगा। कर लिया प्रिवेंट। ठीक है, तो अब इसको करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको करने के लिए हम लोग एक काम ये कर सकते हैं कि हम एंटीबॉडी दे दें। ठीक है, तो पहला क्या करना था हमको कि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन को हम लोग प्रिवेंट कर लें। अगर हम लोग ये काम कर लेते हैं तो ये पूरा काम है ये नहीं होगा, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन पहला काम ये। ठीक है, ये हम लोग कर सकते हैं। दूसरा काम हम लोग क्या कर सकते हैं? दूसरा काम हम लोग ये कर सकते हैं कि ये जो मास्ट सेल है, ठीक है, मास्ट सेल क्या हो जाती है? कैल्शियम इन्फ्लक्स स्टार्ट होता है और डीग्रैनुलेशन होता है। ठीक है, जिसकी वजह से ये मीडिएटर्स रिलीज करती है मास्ट सेल। तो अगर ये मीडिएटर्स जो हैं इनको हम लोग रिलीज होने से रोक लें, अब इनको रिलीज होने से रोकने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें मास्ट सेल को बर्स्ट होने से, मास्ट सेल में जो कैल्शियम इन्फ्लक्स है उसको रोकना होगा, है ना। तो हम लोग क्या दे सकते हैं? मास्ट सेल स्टेबलाइजर दे सकते हैं हम लोग, ये कर लें, है ना। तीसरा काम क्या है? तीसरा काम हम लोग ये कर लें कि अच्छा, ये एक आपको हम ये इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको एक आइडिया हो कि हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। पहले आइडिया तो हो कि हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, फिर उसके बाद हम लोग वो चीज करके देखेंगे कि उससे सच में फायदा है या नहीं। तो बस, तो ये तरीके से अगर आप लोग देख रहे हैं तो चीजें याद करना बहुत इजी हो जाएंगी, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। बस आपको ड्रग का नाम याद करना पड़ेगा, बस बाकी सारी चीजें आपके माइंड में क्लियर हो जाएगी। मास्ट सेल स्टेबलाइजर दे सकते हैं। उसके बाद ये जो लिकोट्रिन है, ठीक है, अगर ये ही ना बने, ये भी तो हो सकता है, मीडिएटर्स रिलीज हो रहे हैं, होने दो, लिकोट्रिन ही ना बने, उसमें लिकोट्रिन बने ही ना, लिकोट्रिन रिलीज ही ना हो। जब बनेगा नहीं तो रिलीज नहीं होगा, तो लिकोट्रिन ही ना हो, वो एब्सेंट हो, ठीक, तो भी हमारा काम हो जाएगा। तो हम लोग ये भी दे सकते हैं, इनहिबिट द सिंथेसिस ऑफ लिकोट्रिन, ये हम लोग कर सकते हैं, लिकोट्रिन ही ना बनने दें। अब उसको देखेंगे कैसे क्या करते हैं। तीसरा काम हम लोग क्या कर सकते हैं कि ये जो एलटी रिसेप्टर्स हैं थर्ड लेयर में, ठीक, थर्ड लेयर में रिसेप्टर्स है ना, ये रिसेप्टर्स इनको हम लोग ब्लॉक कर दें। चौथा काम हम लोग क्या कर सकते हैं? चौथा काम हम लोग ये कर सकते हैं कि ये रिसेप्टर दे दिया एंटागोनिस्ट। उसके बाद अब इतना काम करने के बाद हम लोगों को क्या करना है कि ये जो ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन है, अच्छा, ये जो स्टेप्स थे ये किस चीज के थे? ये थे प्रिवेंशन के लिए, मतलब कि हम लोग कैसे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक, ये इनसे रिलेटेड जो ड्रग्स हैं अगर वो हम लोग देते हैं तो हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं एस्मा को, एस्मा के अटैक को, ठीक है, प्रिवेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर हो गया है किसी पेशेंट के, ठीक है, एस्मा ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन हो गया है उसके अंदर, तब हम लोगों को सिर्फ एक काम करना है, वो है ट्रीटमेंट। उसका हमको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा जल्दी से जल्दी, और वो है सिर्फ एक कि ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन हो गया है तो ब्रोंकोडायलेशन कर दो, ठीक है, ब्रोंकोडायलेशन करवा दो, बस यही एक काम हम लोग कर सकते हैं। बाकी ये सारे जो स्टेप्स हैं, ये जो हम लोग ने लिखे हैं, ये सब प्रिवेंशन के हैं। तो ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन हो गया, ब्रोंकोडायलेशन करवा दो, तो इतने काम हम लोग कर सकते हैं। तो अब आपको एक आइडिया हो गया है कि हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो बस अब जल्दी से इनकी ड्रग्स हम लोग समझ लेते हैं कि क्या मोड ऑफ एक्शन है इनकी ड्रग्स का। ये देखिए, एंटी आईजी एंटीबॉडी हम लोग देंगे ओमालिजुमैब, ठीक, ये क्या करेगी? ये इस एंटीबॉडी को न्यूट्रलाइज कर देगी, ठीक है। अब जब एंटीबॉडी न्यूट्रलाइज हो गई है तो ये जो रिएक्शन थी ये रिएक्शन होगी नहीं, मास्ट सेल को सिग्नल मिलेगा नहीं, डीग्रैनुलेशन नहीं होगा, ये सारा काम नहीं होगा, ठीक है। तो ये प्रिवेंशन था, इस तरह हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं। लेकिन ये जो ओमालिजुमैब है ये ह्यूमनाइज्ड मोनोक्लोनल एंटीबॉडी होती है, ठीक है, और बहुत ही एक्सपेंसिव होती है। दूसरी चीज, पहली चीज तो बहुत एक्सपेंसिव है, दूसरी चीज क्या है कि इसको हमें आईवी या फिर सबक्यूटेनियस
रूट से देना होता है, ठीक है, या तो आईवी देंगे, ठीक, या फिर सबक्यूटेनियस रूट से हम लोग देंगे। तो इन दोनों रूट से हम लोग दे सकते हैं, इंजेक्शन में अवेलेबल होती है ये, ठीक है, इंजेक्शन होता है इसका। अब दोनों ही चीज जो है वो सही नहीं है, एक्सपेंसिव भी है, इंजेक्शन है। तीसरी चीज क्या है कि इसको हम लोग कब देते हैं, जब ड्रग रेजिस्टेंस हो जाए, ठीक है, जो भी ड्रग हम पेशेंट को दे रहे हैं वो उसकी बॉडी जो है उसको रेसिस्ट कर रही है, ठीक है, और फ्रीक्वेंटली हॉस्पिटलाइज हो रहा है वो पेशेंट, ठीक, तो उनमें हम लोग इसको यूज करते हैं, ऐसे नहीं, ठीक है। तो ओमालिजुमैब हम लोग यूज कर सकते हैं। दूसरा काम क्या करेंगे, मास्ट सेल स्टेबलाइजर, मास्ट सेल स्टेबलाइजर, ठीक, इसमें क्या है, सोडियम क्रोमोग्लाइकेट। तो ये जो दो ड्रग्स आपके सामने लिखी हुई है, ये इन दोनों ड्रग में से हम लोग कोई भी ले सकते हैं। तो ये क्या करती हैं, ये प्रिवेंट करती हैं कैल्शियम इन्फ्लक्स को, लिख लीजिए, क्या करती हैं ये ड्रग, प्रिवेंट करती हैं कैल्शियम इन्फ्लक्स को, ठीक, कैल्शियम इन्फ्लक्स जो है अक्रॉस द मेम्ब्रेन उसको प्रिवेंट करती हैं। उससे क्या होगा कि जो डीग्रेनुलेशन है वो प्रिवेंट हो जाता है, मतलब कि ये जो ल्यूकेट्रिन और जो भी मीडिएटर्स हैं ये रिलीज नहीं होंगे, ठीक है। तो ये प्रिवेंट करती हैं कैल्शियम इन्फ्लक्स को अक्रॉस द मेम्ब्रेन, जिसकी वजह से क्या होता है, डीग्रेनुलेशन प्रिवेंट हो जाता है, ठीक। तो हम लोग ने एक ये काम कर लिया, ये कर सकते हैं। इसके बाद अगर मान लीजिए कि ये भी नहीं किया तो एक स्टेप और आगे बढ़ो, है ना, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाओ, बस करना क्या है, यही तो है हर चीज का निचोड़। हम लोग सिंथेसिस को, ल्यूकोट्रिन की सिंथेसिस को इनहिबिट कर दें, ठीक है। ल्यूकोट्रिन की सिंथेसिस इनहिबिट करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि ये ल्यूकोट्रिन की जो सिंथेसिस है ये हो कैसे रही है ना, सिंथेसिस कैसे हो रही है, तो उसी में हमको पता चलेगा कि अब हम इसको इनहिबिट कैसे कर सकते हैं, रोक कैसे सकते हैं, क्या ड्रग दें हम जिससे कि रुक जाए। तो इसके लिए हम आपको दिखाते हैं कि ये ल्यूकोट्रिन की जो सिंथेसिस है ये होती कैसे। उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर कॉपी में लिखना तो वीडियो पॉज करके इतनी चीज कॉपी में अपने लिख लीजिए। ये देखिए, मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड, ठीक है, फॉस्फोलिपिड के बाद फॉस्फोलाइपेज ए एंजाइम है, उसकी प्रेजेंस में बन जाएगा एराकिडोनिक एसिड। एराकिडोनिक एसिड से कॉक्स और लॉक्स दो एंजाइम होते हैं। उसके बाद कॉक्स एंजाइम से बनता है PGG2, PGGH2, और फिर उसके बाद आइसोमेरेज एंजाइम की प्रेजेंस में PGE2D2F2, और थ्रोम्बोक्सिन सिंथेज की प्रेजेंस में थ्रोम्बोक्सिन E2, थ्रोम्बोक्सिन B2, और प्रोस्टासाइक्लिन सिंथेज की प्रेजेंस में प्रोस्टासाइक्लिन PGI2, ठीक है। तो इतनी चीज, ये जो ब्लू से लिखे हुए हैं ये एंजाइम्स हैं, ठीक है। तो ये चीज बनती है, ये प्रोस्टाग्लैंडिन है, प्रोस्टाग्लैंडिन सुना होगा, थ्रोम्बोक्सिन, और ये प्रोस्टासाइक्लिन ये बना। उसके बाद लॉक्स एंजाइम की प्रेजेंस में एराकिडोनिक एसिड से लॉक्स एंजाइम की प्रेजेंस में बनता है 5-HPETE, और 5 लॉक्स की प्रेजेंस में ल्यूकोट्रिन। अब ये ल्यूकोट्रिन जो है ये इतना ही नहीं है, इसके बाद ल्यूकोट्रिन बहुत सारे अलग अलग फॉर्म है उसकी, वो सारी बनती हैं, लेकिन यहां तक भी आप लोग समझ लीजिए। तो इसके बाद और अलग अलग फॉर्म बनती है, जैसे कि ये था PGE2D2F2 ऐसे, तो ऐसे यहाँ भी बनती है, ठीक है। तो ये ल्यूकोट्रिन बन गया। अब देखिए दूसरा काम हमें क्या करना था, सॉरी तीसरा काम हम लोगों ने को ये करना था कि ये जो सिंथेसिस है ल्यूकोट्रिन की, इसको हम लोग इनहिबिट कर दें, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि हम लोग फॉस्फोलाइपेज ए को इनहिबिट कर देंगे, किससे, स्टेरॉइड देके, कॉर्टिकोस्टेरॉइड अगर हम लोग देंगे तो ये इनहिबिट कर देगा फॉस्फोलाइपेज ए को, इसको ये देखिए, फॉस्फोलाइपेज ए को इनहिबिट कर देगा। अब जब फॉस्फोलाइपेज ए ही नहीं होगा तो एराकिडोनिक एसिड बनेगा नहीं, और ये सारी कहानी भी नहीं होगी, ठीक है। ना तो प्रोस्टाग्लैंडिन बनेगा, ना ही ल्यूकोट्रिन बनेगा, कोई दोनों में से कोई चीज नहीं बनेगी, ठीक है, अगर हम लोग फॉस्फोलाइपेज ए को इनहिबिट कर देते हैं कॉर्टिकोस्टेरॉइड देके। या फिर दूसरा काम भी हम लोग कर सकते हैं, जो ज़ाइल्यूटोन है ये किसको इनहिबिट कर देगी, लॉक्स को इनहिबिट कर देगी। तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन तो बनेगा, ठीक, फॉस्फोलाइपेज ए बनेगा, एराकिडोनिक एसिड बनेगा, कॉक्स की प्रेजेंस में प्रोस्टाग्लैंडिन बनेगा, लेकिन ये जो लॉक्स है ये इनहिबिट हो जाएगा, ये फिर अपना काम कर ही नहीं पाएगा, तो ये जो ल्यूकोट्रिन है ये नहीं बनेगा, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दे सकते हैं, या फिर लॉक्स इनहिबिटर ज़ाइल्यूटोन दे सकते हैं, ठीक, ये दो काम हम लोग कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि जो सिंथेसिस है ल्यूकोट्रिन की वो नहीं हो पाएगी। तो अब जब ल्यूकोट्रिन की सिंथेसिस नहीं होगी, ल्यूकोट्रिन एब्सेंट हो जाएगा, तो जो भी मीडिएटर्स रिलीज होंगे उसमें हमारा ल्यूकोट्रिन प्रेजेंट नहीं होगा।
और वो जाकर बाइंड नहीं करेगा तो ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा नहीं। तो फिर हम लोगों ने प्रिवेंट कर लिया, है ना। हम लोग इस तरह भी प्रिवेंट कर सकते हैं। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे दो या ज़ाइलोडोन दे दो। अभी जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड है ये दो तरीके के हैं, या तो सिस्टमिक या इनहेलेशनल। ये देखिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड में सिस्टमिक, इनहेलेशनल। सिस्टमिक में हाइड्रोकॉर्टिसोन और ये प्रेडनिसोलोन, वो एन के आगे ई भी है तो वो आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। हाइड्रोकॉर्टिसोन और प्रेडनिसोलोन। इनहेलेशनल में बैक्लोमेथासोन और ये डिप्रोपियोनेट, ठीक है। तो ये ड्रग्स हैं हमारी कॉर्टिकोस्टेरॉइड। ये क्या करेंगे, फॉस्फोलाइपेज ए को इनहिबिट कर देंगी, ठीक है, जिससे कि जिसकी वजह से क्या होगा, एरिकोडोनिक एसिड नहीं बन पाएगा। या फिर लॉक्स दे दो आप, लॉक्स इनहिबिटर क्या है, ज़ैल्यूडोन, ठीक है, लॉक्स इनहिबिटर ज़ैल्यूडोन। तो ये देखिए इनहिबिट कर दिया मैंने सिंथेसिस कॉर्टिकोस्टेरॉइड या ज़ैल्यूटोन देकर, ठीक है। सिंथेसिस इनहिबिट हो गई किसकी, लेगोट्रिन की सिंथेसिस। अब अगर मान लीजिए कि सिंथेसिस भी इनहिबिट नहीं करना है, ठीक है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, एल्टी एंटागोनिस्ट दे दे, लेगोट्रिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, है ना। तो क्या करेंगे कि जो भी रिसेप्टर्स थर्ड लेयर में स्मूथ मसल्स पे प्रेजेंट हैं, ट्रेकिया और ब्रोंकाई की स्मूथ मसल्स में जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं, एल्टी रिसेप्टर्स, उनको हम लोग क्या करें, ब्लॉक कर दें। तो उनके ब्लॉक होने से क्या होगा कि ये जो लेगोट्रिन है जो रिलीज होगा, ठीक, वो अपने रिसेप्टर से बाइंड नहीं हो पाएगा। जब वो अपने रिसेप्टर से बाइंड नहीं होगा तो कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होगा। तो हम लोग ये दे सकते हैं। तो इसके बाद थर्ड ड्रग के बाद हमारी जो फोर्थ ड्रग है हमारी एल्टी एंटागोनिस्ट दे सकते हैं। इसमें क्या है, मॉन्टेल्यूकास्ट और ज़ाफिरल्यूकास्ट, ठीक, ये दोनों ड्रग हम लोग दे सकते हैं। इसमें क्या होगा कि ये मॉन्टेल्यूकास्ट और ज़ाफिरल्यूकास्ट ये एल्टी एंटागोनिस्ट है, जिससे कि ये एल्टी रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देगी, ठीक, उनके साथ बाइंड होगी और उन्हें ब्लॉक कर देगी। जब वो ब्लॉक हो जाएंगे तो एल्टी लेगोट्रिन जो है वो बाइंड नहीं हो पाएगा, कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होगा, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। अब आखिरी ब्रोंकोडायलेटर्स, ये सारे जो 4 स्टेप थे 1 2 3 4, ये ड्रग जो हैं ये किस लिए हैं, प्रिवेंशन के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, एज्मा को, एज्मा अटैक को प्रिवेंट करने के लिए। लेकिन अगर हम लोग प्रिवेंशन नहीं कर पाए हैं तो और ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन हो गया है तो हमें क्या देना पड़ेगा, सिर्फ एक ही काम है, ब्रोंकोडायलेटर्स हमें देना पड़ेगा, ब्रोंकोडायलेटर्स, बस हम यही दे सकते हैं, ठीक है। अब ये ब्रोंकोडायलेटर्स भी 3 तरह के हैं क्योंकि उन तीनों का काम अलग अलग है। ये ब्रोंकोडायलेटर्स हैं, ठीक, एंटीकोलिनर्जिक, B2 सिंपैथोमाइमेटिक्स और मिथाइलजेंथीन। एंटीकोलिनर्जिक इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड और टियोट्रोपियम ब्रोमाइड, इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड। B2 सिंपैथोमाइमेटिक साल्ब्यूटामॉल, सुना होगा, ये तो बहुत ही कॉमन है, साल्ब्यूटामॉल, ठीक, साल्मेट्रोल और बेम्बूटेरॉल, ठीक, ये 3 हमारी और भी हैं। तो ये B2 सिंपैथोमाइमेटिक्स हैं, इनको यूज कर सकते हैं, और भी होती हैं, मिथाइलजेंथीन, थियोफाइलिन, अमीनोफाइलिन और डॉक्सोफाइलिन, ठीक है। थियोफाइलिन, अमीनोफाइलिन और डॉक्सोफाइलिन, ये थी मिथाइलजेंथीन। तो ये 3 हमारी होती हैं ब्रोंकोडायलेटर्स। अब हम लोग इन तीनों में से किसी को भी यूज कर सकते हैं, सबके अपने फायदे हैं, नुकसान हैं, तो इसलिए हमें बहुत सोच समझ के चूज करनी है ड्रग, और इन तीनों में से हम जो भी पेशेंट के लिए सही होगी वो आप उन्हें दे सकते हैं, ठीक है। तो ये 3 ड्रग्स हैं। अब इन 3 ड्रग्स का हमें क्या देखना है, काम देखना है कि ये 3 ड्रग का मोड ऑफ एक्शन क्या है, ये ब्रोंकोडायलेटर्स ये 3 कैसे ब्रोंकोडायलेशन करेंगी, बस ये हमें देखना है। एटीपी कन्वर्ट होता है साइक्लिक एएमपी में, और एटीपी को साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट, ये काम सेल के अंदर होता है, ठीक है, जो स्मूथ मसल्स की सेल्स हैं, ठीक है, उन सेल में ये काम होगा। क्या होता है, एटीपी कन्वर्ट हो जाएगा साइक्लिक एएमपी में, ठीक है। साइक्लिक एएमपी का जब लेवल हाई होगा सेल में तो क्या होगा, रिलैक्सेशन, ठीक, ब्रोंकोडायलेशन कब होगा, जब साइक्लिक एएमपी का जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाए, ठीक, साइक्लिक एएमपी का लेवल इंक्रीज हो जाए सेल में तो रिलैक्सेशन हो जाएगा। अब एटीपी को कन्वर्ट कौन करता है, एडेनाइलेट साइक्लेज,
ठीक, ये एंजाइम है जो एटीपी को कन्वर्ट कर देता है साइक्लिक एएमपी में, एडेनाइलेट साइक्लेज। अब हमें अगर डायलेशन करना है, ब्रोंको डायलेशन करना है, तो हमें क्या करना होगा, रिलैक्सेशन करना होगा। ठीक, रिलैक्सेशन करना होगा। हम ये रिलैक्सेशन कैसे करवा सकते हैं, एटीपी को साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट करा के। कन्वर्ट कर कौन रहा है, एडेनाइलेट साइक्लेज। तो एडेनाइलेट साइक्लेज परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर देंगे तो क्या होगा, एटीपी साइक्लिक एएमपी में बहुत ज्यादा कन्वर्ट होने लगेगा, जल्दी जल्दी कन्वर्ट होने लगेगा। तो जब जल्दी कन्वर्ट होने लगेगा तो साइक्लिक एएमपी का लेवल इंक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, रिलैक्सेशन हो जाएगा। ठीक है, रिलैक्स हो जाएंगे हमारी स्मूथ मसल्स, और जब रिलैक्स हो जाएंगी तो डायलेशन हो जाएगा। ये काम बात समझ में आई, ये सेल के अंदर होगी ये सारी चीजें, हाँ सेल के अंदर ही तो होती है। ठीक है, तो सेल के अंदर ये चीज होगी, ये बात समझ में आई। अब इसको एडेनाइलेट साइक्लेज को स्टिमुलेट कौन करता है, इसको स्टिमुलेट करेगा B2 सिंपैथोमाइमेटिक। क्या करेगी, एडेनाइलेट साइक्लेज एंजाइम को स्टिमुलेट कर देगी। ठीक है, एक्टिवेट कर देगी, इसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाएगी, एटीपी साइक्लिक एएमपी में ज्यादा जल्दी कन्वर्ट होने लगेगा, जिसकी वजह से साइक्लिक एएमपी का लेवल इंक्रीज हो जाएगा और जो स्मूथ मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाएंगे, यानी कि क्या हो जाएगा, ब्रोंकोडाइलेशन। तो ये जो B2 एगोनिस्ट हैं या B2 सिंपैथोमाइमेटिक्स हैं, जो भी कहो, वो क्या करेंगे, वो स्टिमुलेट कर देंगे एडेनाइलेट साइक्लेज को। ये चीज समझ में आ गई। जो साइक्लिक एएमपी है, पीडीई एंजाइम है, पीडीई, ये पीडीई फॉस्फोडाइएस्टरेज, ये एंजाइम जो है क्या करता है, साइक्लिक एएमपी का डिस्ट्रक्शन कर देता है, एएमपी बना देता है। ठीक है, साइक्लिक एएमपी को का डिस्ट्रक्शन कर देगा, साइक्लिक एएमपी लेवल डिक्रीज हो जाएगा, एएमपी बन जाएगा। कौन करता है, ये पीडीई, ये एंजाइम जो है फॉस्फोडाइएस्टरेज एंजाइम। तो या तो हम एडेनाइलेट साइक्लेज की जो एक्टिविटी है उसे इंक्रीज कर दें β2 एगोनिस्ट देकर, या फिर ये जो फॉस्फोडाइएस्टरेज एंजाइम है इसकी एक्टिविटी को रिड्यूस कर दें। तो इसकी एक्टिविटी को रिड्यूस करता है थियोफाइलिन। ठीक है, ये थियोफाइलिन इनहिबिट कर देता है फॉस्फोडाइएस्टरेज एंजाइम को, और β2 एगोनिस्ट क्या करता है, एडेनाइलेट साइक्लेज एंजाइम को स्टिमुलेट कर देता है। देखो, ठीक है, स्टिमुलेट कर देगा, और थियोफाइलिन क्या करेगा, फॉस्फोडाइएस्टरेज एंजाइम को इनहिबिट कर देगा, है ना, इनहिबिट कर देगा। अब या तो एडेनाइलेट साइक्लेज की एक्टिविटी बढ़ा दो, साइक्लिक एएमपी बढ़ जाए, या फिर फॉस्फोडाइएस्टरेज एंजाइम की एक्टिविटी को डिक्रीज कर दो थियोफाइलिन देके, ताकि साइक्लिक एएमपी का डिस्ट्रक्शन ना हो। जब डिस्ट्रक्शन नहीं होगा, घटेगा नहीं, तो फिर जाहिर सी बात है कि लेवल उसका इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज हम दो काम कर सकते हैं। तो ये थियोफाइलिन जो है ये क्या है, मिथाइल ज़ैंथीन। ठीक, थियोफाइलिन था, उसमें थियोफाइलिन, एमिनोफाइलिन, तो ये थियोफाइलिन मिथाइल ज़ैंथीन का था। और ये β2 एगोनिस्ट जैसे कि सल्ब्यूटामॉल, है ना, सल्ब्यूटामॉल दे सकते हैं हम लोग। तो ये जो सल्ब्यूटामॉल है ये है β2 एगोनिस्ट। तो दोनों में से हम कोई भी चीज दे सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं एंटीकोलिनर्जिक। एसिटाइल कोलिन M3 रिसेप्टर से बाइंड करता है। हमारे जो स्मूथ मसल्स हैं उनमें M3 और M2 दोनों ही रिसेप्टर हैं, लेकिन M3 रिसेप्टर से जब एसिटाइल कोलिन बाइंड होता है तो क्या होता है, कॉन्स्ट्रिक्शन। ठीक, ये बात समझ में आई। तो बस M3 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट दे दो, M3 रिसेप्टर को ब्लॉक कर दो, इपराट्रोपियम ब्रोमाइड दे दिया। ठीक है, ये क्या करेगा, M3 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगा, तो कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं हो पाएगा। अब कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं हो पाएगा, मसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं हो पाएंगी, तो क्या होंगी, डायलेट हो जाएंगी। ठीक है, तो अगर हम लोग ने M3 रिसेप्टर्स दे दिया प्रोटोप्रियम ब्रोमाइड, तो वो कॉन्स्ट्रिक्ट होने से रोकेगा। जब कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं होंगी तो फिर क्या होगा, डायलेशन ही होगा, डायलेट हो जाएंगी मसल्स, स्मूथ मसल्स हमारी। ठीक है, तो ब्रोंकोडाइलेशन हो गया। ठीक, जब ये एसिटाइल कोलिन M3 रिसेप्टर से बाइंड होता है तो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड दिया, M3 रिसेप्टर को इसने ब्लॉक कर दिया, रिसेप्टर ब्लॉकर है, रिसेप्टर ब्लॉक कर देगी इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, बस डायलेशन हो जाएगा। ठीक, कॉन्स्ट्रिक्शन हो रहा था, नहीं होगा, डायलेशन हो जाएगा। तो ये चीज है जब हम इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड देते हैं। तो एंटीकोलिनर्जिक इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड और जो ड्रग है एंटीकोलिनर्जिक ड्रग, हम उनको दे सकते हैं। तो वो ये काम करती हैं। पहला काम क्या था, ये β2 एगोनिस्ट दिया हमने, या फिर मिथाइल ज़ैंथीन दिया, तो ये काम हुआ। अच्छा, अब एक मिथाइल ज़ैंथीन का एक और काम है। एडिनोसिन क्या करता है, कॉन्स्ट्रिक्शन करवाता है स्मूथ मसल्स की। ठीक है, एडिनोसिन भी। तो थियोफाइलिन क्या करता है, इनहिबिट कर देता है एडिनोसिन को। ठीक, एडिनोसिन इनहिबिट हो जाएगा, इसकी एक्टिविटी इनहिबिट हो जाएगी, तो क्या होगा, कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होगा। कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, डायलेशन ही होगा।
ठीक है, तो डायलेशन हो जाएगा। तो थियोफाइलिन ये काम करता है। थियोफाइलिन के दो काम हैं, ये देखिए, थियोफाइलिन के ये दो काम हैं। एक कि ये फॉस्फोडाइस्ट्रेज एंजाइम को इनहिबिट करता है, जिससे कि एएमपी नहीं बन पाता, साइक्लिक एएमपी का डिस्ट्रक्शन नहीं होता है, तो साइक्लिक एएमपी का लेवल इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा कि डायलेशन हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएंगे स्मूथ मसल्स हमारी। उसके बाद दूसरा काम है इसका, एडेनोसिन की एक्टिविटी को इनहिबिट कर देता है। इनहिबिट ही कर रहा है, फॉस्फोडाइस्ट्रेज को इनहिबिट कर रहा है और एडेनोसिन को इनहिबिट कर रहा है। अब जब ये एडेनोसिन इनहिबिट हो जाएगा तो क्या होगा, कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं हो पाएगा तो क्या होगा, डायलेट हो जाएंगी मसल्स हमारी। ठीक है, तो ये तीन मोड ऑफ एक्शन थे हमारे किसके, बीटा 2 एगोनिस्ट, थियोफाइलिन और एंटीकोलिनर्जिक ड्रग के। तो एक बार जल्दी से देख लें क्या पढ़ा हम लोग ने। ये देखिए, ये B2 एगोनिस्ट है, ठीक, जैसे कि साल्ब्यूटामॉल, ये क्या करती है, एडेनाइलेट साइक्लेज एंजाइम को स्टिमुलेट करती है। जब ये स्टिमुलेट होता है तो साइक्लिक एएमपी का लेवल इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, स्मूथ मसल्स रिलैक्स हो जाती है, यानी डायलेट हो जाती है। ठीक, अब ये साइक्लिक एएमपी जो बना है इसका डिस्ट्रक्शन भी होगा, हर चीज जो बनती है तो फिर उसका डिस्ट्रक्शन भी होता है ना, तो ये जो साइक्लिक एएमपी बनी इसका भी डिस्ट्रक्शन होगा, एएमपी बन जाएगा ये। अब ये करेगा कौन, ये करेगा एंजाइम, कौन सा, फॉस्फोडाइस्ट्रेज एंजाइम। अब इस फॉस्फोडाइस्ट्रेज एंजाइम को अगर हम लोग इनहिबिट कर दें तो भी तो लेवल इसका हाई हो जाएगा, साइक्लिक एएमपी का डिस्ट्रक्शन होगा नहीं तो लेवल बढ़ जाएगा उसका। तो इसको इनहिबिट कौन करती है, थियोफाइलिन। ठीक, तो या तो थियोफाइलिन दे दो या फिर साल्ब्यूटामॉल दे दो। उसके बाद एंटीकोलिनर्जिक ड्रग हम लोग दे सकते हैं, क्यों, क्योंकि जो एसिटाइल कोलिन है हमारे, एसिटाइल कोलिन, ठीक, हमारी बॉडी में है, वो क्या करती है, अपने M3 रिसेप्टर से बाइंड होता है और कॉन्स्ट्रिक्शन करता है। ठीक, अब अगर हम लोग इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड जो कि एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है, ठीक, अगर ये देते हैं तो M3 रिसेप्टर ब्लॉक हो जाता है, ये जाके M3 रिसेप्टर से बाइंड होकर ब्लॉक कर देगी उसको, तो कॉन्स्ट्रिक्शन जो ये हो रहा था ये अब नहीं हो पाएगा, तो क्या होगा, डायलेशन हो जाएगा। उसके बाद थियोफाइलिन का एक और काम था, एक तो वो था, एक काम ये है कि एडेनोसिन ये भी क्या करवाता है, कॉन्स्ट्रिक्शन करवाता है स्मूथ मसल्स का। जब एडेनोसिन को हमारा थियोफाइलिन उसको इनहिबिट कर देगा एडेनोसिन को, तो कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं हो पाएगा, तो क्या होगा, डायलेट हो जाएंगे स्मूथ मसल्स। तो ये तीन चीजें हो गई हमारे ड्रग की। ठीक, क्या थे ये सब, ब्रोंकोडायलेटर्स थे ये। फिर हम लोग देते हैं क्या है, ये B2 एगोनिस्ट हम लोग ज्यादा देते हैं, सल्ब्यूटामॉल इनहेलेशनल हम लोग उसको देते हैं, वो इनहेल करने के लिए, है ना, MDI होता है, मीटर डोज इनहेलर। ठीक है, तो उसको हम लोग देते हैं। उसमें क्या होता है कि जो हमारी ड्रग होती है वो प्रोपेलेंट के साथ मिक्स होती है। प्रोपेलेंट क्या होता है, वो एक केमिकल होता है, ड्रग को उस बॉटल से, मीटर डोज इनहेलर्स के अंदर, ठीक, उसमें जो ड्रग होती है उसको बाहर निकालने में हेल्प करता है। ठीक है, नॉन रिएक्टिव होता है, मतलब कि वो ड्रग के साथ कोई रिएक्शन नहीं शो करता है और ना ही ड्रग की एफिकेसी कम करता है, ना हमारी बॉडी में कुछ उसका इफेक्ट है। ठीक है, लेकिन वो एनवायरनमेंट को के लिए हार्मफुल है, ओजोन लेयर का डिप्लीशन करता है। CFC का क्लोरोफ्लोरोकार्बन हम लोग पहले यूज करते थे, लेकिन अब उसकी जगह दूसरे हम लोग चीजें यूज कर रहे हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को हम लोग ने अब यूज करना बंद कर दिया, तो मीटर डोज इनहेलर के अंदर हम लोग उसको यूज करते हैं, आपने देखा होगा, तो इसलिए हम बता रहे थे कि उसमें क्या चीज होती है। तो सल्ब्यूटामॉल उसमें हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, B2 एंटागोनिस्ट देते हैं जिससे कि जल्दी से पेशेंट को आराम हो जाए, वो डायलेट कर देती है। तो ये चीज थी हमारे आज के इस वीडियो में, हमें ड्रग के बारे में बात करनी थी, जो कि कंप्लीट हो गई है। तो आप लोग अपने नोट्स खुद से बनाइए और खुद से ही नोट्स बना के उन्हीं नोट से पढ़िए।